आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखने का दिया निर्देश। लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक लेने के लिए जागरूक करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी प्रदेश सरकार की याचिका मंजूर की। कल होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की नोटबंदी नीति को बरकरार रखा। कहा, निर्णय लेना त्रुटिपूर्ण नहीं। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। अधिकांश जनपदों में विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में स्थिति सामान्य है। कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्चाधिकारियों की टीम के साथ लखनऊ में कल बैठक में श्री योगी ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए और लोगों को टीके की एहतियाती डोज लगवाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय कोविड के 49 सक्रिय मामले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से अधिकारियों को नजर रखने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मॉक ड्रिल में जो भी कमियां मिली हैं उनमें तत्काल सुधार किया जाए। कोविड काल में हर जिले में आईसीयू स्थापित किए गए हैं, उन्हें क्रियाशील रखा जाए। श्री योगी ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट पर 3 तकनीशियन तैनात किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय के लिए हमें तैयारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। श्री योगी ने कोविड काल में सेवा देने वाले सभी अस्थायी और आउटसोर्सिंग कार्मिकों को बकाया मानदेय का भुगतान तत्काल कराने का भी निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों निकाय चुनाव में राज्य सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी अधिसूचना को निरस्त करते हुए तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय कल प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1,000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा है कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसला देते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन पर रोक लगाना था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि नोटों को बदलने के 52 दिन के समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने 7 दिसंबर को 58 याचिकाओं पर फैसलों को सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसले पर असहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सबसे बड़े रिवर क्रूज पर्यटन के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास इपिक को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस यात्रा के संबंध में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आगामी फरवरी माह में लखनऊ में होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व बाराबंकी जिले में आयोजित 1 दिवसीय निवेशक एवं निर्यातक सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रयास अन्य जिलों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन अन्य जिलों में भी किए जाने चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। नागपुर में 5 दिन चलने वाली भारतीय विज्ञान कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें विकास, महिला सशक्तिकरण
और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आम नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। श्री पाठक ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में लोगों को घर के करीब स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। इन आरोग्य केंद्रों पर मां और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य, आंख, नाक और गला संबंधी बीमारियों का इलाज भी कराया जा रहा है। श्री पाठक ने कहा कि टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों को चिकित्सकीय सलाह भी दी जा रही है और इस व्यवस्था के तहत अब तक 37 लाख से ज्यादा लोगों को चिकित्सकीय सलाह दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 14,600 से ज्यादा स्वास्थ्य इकाइयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें समय से सिंचाई सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल लखनऊ में नवचयनित सहायक अभियंताओं के पदस्थापन कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसानों की खुशहाली से प्रदेश के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, इसलिए किसानों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए संचालित योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के लिए अभियंताओं को सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों और संगठन के कार्यों की भी समीक्षा हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सर्दी का प्रकोप बढ़ जाने से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित है, बल्कि रेल, सड़क और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। अनेक इलाकों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से कई जनपदों में जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों सहित देश के उत्तरी भागों में घना कोहरा छाया रहेगा। दुबई में भारतीय संस्कृति और हिंदी उर्दू भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजक सैयद सलाहुद्दीन किछौछवी को कल राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री तिवारी ने कहा कि सैयद सलाहुद्दीन दुबई में न केवल भारतीय मूल के लोगों का हित और संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के क्रम में एक मुशायरा और कवि सम्मेलन आयोजित कर खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को एक जगह इकट्ठा कर भारतीय गणतंत्र और संस्कृति से अवगत कराते हैं। इससे न सिर्फ दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, बल्कि वहां के लोगों को उर्दू हिंदी साहित्य में भी दिलचस्पी पैदा हो रही है। कार्यक्रम में सैयद सलाहुद्दीन ने कहा कि आगामी 28 जनवरी को दुबई में 21वां साहित्यिक समागम परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा, जिसमें हिंदी और उर्दू के नामचीन कवि और साहित्यकार भाग लेंगे। प्रदेश के कई जिलों में राजकीय संग्रहालय बनाए जाने की कार्ययोजना है। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल लखनऊ में बताया कि जिन जिलों में राजकीय संग्रहालय नहीं है, वहां इन्हें स्थापित किया जाएगा। इसी क्रम में सोनभद्र, मिर्जापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय तथा मैनपुरी में बहुउद्देशीय संग्रहालय की स्थापना के लिए जमीन की व्यवस्था करा ली गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखने का दिया निर्देश। लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक लेने के लिए जागरूक करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी प्रदेश सरकार की याचिका मंजूर की। कल होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की नोटबंदी नीति को बरकरार रखा, कहा निर्णय लेना त्रुटिपूर्ण नहीं। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी, अधिकांश जनपदों में विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।